हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। आज हम पढ़ने वाले हैं वेंचुरी मीटर। तो वेंचुरी मीटर क्या होता है? मान लो कि आपको किसी पाइपलाइन में फ्लो मेजर करना है कि उसमें जो फ्लूइड फ्लो कर रहा है उसका वेलोसिटी कितना है, उस पाइपलाइन में जो फ्लूइड फ्लो कर रहा है उसका डिस्चार्ज कितना है। तो इसको निकालने के लिए आप फ्लो मीटर का यूज करते हैं। तो फ्लो मीटर बहुत तरह के हो सकते हैं। सबसे जो कॉमन है वो है वेंचुरी मीटर, फिर है ऑरिफिस मीटर, फिर है पिटोट ट्यूब, फिर है रोटामीटर और बहुत सारे मीटर हैं। कोरियोलिस फ्लो मीटर, बहुत सारे मीटर हैं। लेकिन जो मेनली यूज होता है वो होता है वेंचुरी मीटर, ऑरिफिस मीटर, पिटोट ट्यूब और रोटामीटर। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि वेंचुरी मीटर क्या है। तो आज का जो टॉपिक है वो है आपका वेंचुरी मीटर। वेंचुरी मीटर। तो सबसे पहले हम इसका बनाते हैं फोटो कि कैसा दिखता है वेंचुरी मीटर। देखिए, बहुत इंटरेस्टिंग फोटो है। मैं ड्रॉ कर रहा हूं एक वेंचुरी मीटर। ये है आपका। इसके बाद थोड़ा सा यहां से एंगल, यहां से भी एंगल, और फिर जो है एक हॉरिजॉन्टल सेक्शन होगा, और इसके बाद फिर से बहुत कम एंगल से ये आगे इस तरह से निकलेगा। और आप इसको चाहो तो इसके ऊपर ऐसे भी लगा दो जिससे लगे कि हाँ भाई कुछ है, ये वाला देखने में अच्छा लगेगा, है ना। तो ये हो गया तुम्हारा वेंचुरी मीटर, ये वाला। अब इसमें इस वेंचुरी मीटर में तीन अलग अलग सेक्शन है। एक सेक्शन है तुम्हारा जो इसके पहले है, इस पॉइंट के पहले है, ये वाला सेक्शन, इधर वाला। तो इस सेक्शन को हम कहते हैं कन्वर्जिंग सेक्शन। कन्वर्जिंग सेक्शन। तुम्हारा दूसरा सेक्शन जो है वो है तुम्हारा ये हॉरिजॉन्टल सेक्शन, यहां से लेके यहां तक, ये वाला सेक्शन, यहां से लेके यहां तक, यहां से लेके यहां तक। इसको कहते हैं हम थ्रोट। थ्रोट का मतलब क्या होता है? गला पकड़ना। किसी का गला पकड़ लिए तो थ्रोट पकड़ लिए, तो ये हो गया तुम्हारा थ्रोट। और इसके बाद वाला जो सेक्शन है जिसमें एंगल बहुत कम और स्मूथ गया है, एरिया बढ़ रहा है, इसको हम कहते हैं डाइवर्जिंग सेक्शन। डाइवर्जिंग सेक्शन। डाइवर्जिंग सेक्शन। तो तीन सेक्शन हो गया उसका। अब एक एक करके समझते हैं कि इसका डिजाइन कैसा होता है। तो ये जो कन्वर्जिंग सेक्शन होता है उसका साइज जो होता है वो डाइवर्जिंग सेक्शन से कम होता है। मतलब ये यहां से यहां तक का जो लेंथ है वो यहां के यहां तक के लेंथ से बहुत कम होता है, तो ये होता है स्मॉल। और ये जो होता है सेक्शन वो होता है लार्ज। आप एक चीज और ध्यान दीजिए कि ये जो एंगल है कन्वर्जिंग सेक्शन का हॉरिजॉन्टल से, ये वाला जो एंगल है वो इस वाले एंगल से ज्यादा है, यहां के एंगल से ये वाला एंगल से ज्यादा है। मतलब डाइवर्जिंग सेक्शन का जो एरिया धीरे धीरे बढ़ता है वो धीरे धीरे बढ़ता है, ग्रेजुअली बढ़ता है। लेकिन कन्वर्जिंग सेक्शन का जो एरिया है वो अगर आप देखोगे तो बहुत तेजी से बढ़ता है। मतलब ये एंगल जो है वो हमेशा ज्यादा होता है डाइवर्जिंग सेक्शन से। अब इसका कारण क्या है, चलो हम बताते हैं। तो फ्लो जो होता है तुम्हारा वेंचुरी मीटर में वो इस डायरेक्शन में होता है, ऐसे होता है फ्लो। ये है फ्लूइड के फ्लो का डायरेक्शन। तो अगर आप दो पॉइंट लें, एक पॉइंट ये लो और दूसरा पॉइंट मान लो ये लो, ये हो गया पॉइंट 1 और ये हो गया पॉइंट 2। ठीक है, ये एक हॉरिजॉन्टल तुम्हारा वेंचुरी मीटर है और इसमें तुमने दो पॉइंट लिया और ये दोनों जो है वो पॉइंट है 1 और 2, और ये तुम्हारा फ्लो का डायरेक्शन है। इस डायरेक्शन में लिक्विड फ्लो कर रहा है या गैस फ्लो कर रहा है। तो अब ये देखो, अगर बर्नौली इक्वेशन तुम लगाते हो 1 और 2 के बीच, तो बर्नौली इक्वेशन क्या है? अगर बर्नौली इक्वेशन तुम लिखो तो क्या है बर्नौली इक्वेशन? P बाई रो प्लस यू स्क्वायर बाई 2 प्लस जी जेड इक्वल टू कॉन्स्टेंट। ये तो आपको पता ही होगा बर्नौली इक्वेशन।
जहां पे P बाई रो क्या है, प्रेशर हेड, ये है तुम्हारा काइनेटिक एनर्जी हेड, और ये है तुम्हारा पोटेंशियल एनर्जी हेड, है ना। तो अगर तुम दोनों पॉइंट के बीच लिखोगे तो क्या हो जाएगा, P1 बाई रो प्लस U1 स्क्वायर बाई 2 प्लस GZ1 इक्वल टू P2 बाई रो प्लस U2 स्क्वायर बाई 2 प्लस GZ2। यहां पे U क्या है, वेलोसिटी है सेक्शन 1 पे, और U1 और U2 क्या है, वेलोसिटी है सेक्शन 2 पे। Z1 है इस सेक्शन का ग्राउंड से एलिवेशन, और Z2 है इस सेक्शन का ग्राउंड से एलिवेशन। तो अगर ध्यान दोगे तो ये जो दोनों पॉइंट है वो एक ही हॉरिजॉन्टल लाइन पे है ना, तो एक ही एलिवेशन पे हो गया, तो तुम्हारा GZ1 और GZ2 दोनों बराबर हो जाएगा, क्योंकि Z1 और Z2 दोनों बराबर है, तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो बर्नौली इक्वेशन क्या कहता है कि टोटल एनर्जी जो होता है किसी भी क्रॉस सेक्शन पे, अगर दो क्रॉस सेक्शन पे आप अगर देखो तो बर्नौली इक्वेशन के अनुसार क्या होता है कि P बाई रो प्लस U स्क्वायर बाई 2 प्लस GZ इक्वल टू कॉन्स्टेंट, और जब ये है ही नहीं, ये वाला टर्म जीरो हो गया है, तो इसका मतलब क्या हुआ, मतलब जीरो नहीं मतलब कांस्टेंट है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि जिस पॉइंट पे प्रेशर ज्यादा है उस पॉइंट पे वेलोसिटी कम होगा, क्योंकि दोनों का सम जो है वो कांस्टेंट है। तो यहाँ पे एरिया ज्यादा, तो एरिया ज्यादा मतलब वेलोसिटी कम, वेलोसिटी कम मतलब प्रेशर ज्यादा। उसी तरह से पॉइंट 2 पे क्या है, एरिया कम, तो जहां पे एरिया कम वहां पे वेलोसिटी ज्यादा और प्रेशर कम। तो अगर A1 U1 इक्वल टू A2 U2 लिखो, जो कंटिन्यूटी इक्वेशन है तुम्हारा A1 U1 इक्वल टू A2 U2, तो जहां पे एरिया कम होगा वहां पे वेलोसिटी ज्यादा होगा, और जहां पे वेलोसिटी ज्यादा होगा वहां पे प्रेशर कम होगा। तो ये तो क्लियर ही होगा आपको बर्नौली इक्वेशन से, क्योंकि हमने बहुत इसके पहले बर्नौली इक्वेशन का वीडियो बनाया था, उसमें बताया भी था मैंने। तो इस वीडियो के नीचे मैं बर्नौली इक्वेशन का वीडियो भी डाल दूंगा, आप डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप उसको देखिएगा अगर आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है कि प्रेशर घटने से वेलोसिटी कैसे बढ़ता है और वेलोसिटी बढ़ने से प्रेशर कैसे घटता है। तो यहां पे अगर देखो तो इस पॉइंट 1 पे क्या है, प्रेशर ज्यादा है और वेलोसिटी कम है, और इस पॉइंट पे क्या है, 2 पे प्रेशर जो है वो कम है और वेलोसिटी जो है वो ज्यादा है। तो अब देखो फ्लो का डायरेक्शन तुम्हारा ये है, तो अगर 1 और 2 के बीच देखो तो फ्लूइड जो फ्लो कर रहा है वो फेवरेबल उस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है जिस डायरेक्शन में प्रेशर कम हो रहा है। मतलब यहां पे प्रेशर ग्रेडियंट तुम देखोगे तो यहां पे P1 इज हायर देन P2, मतलब यहां प्रेशर ज्यादा यहां प्रेशर कम, तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ फ्लूइड का फ्लो हो रहा है। So fluid is flowing in the direction, fluid is flowing in the direction of lower pressure from higher pressure to lower pressure. So fluid is flowing with favorable pressure gradient, है ना। यहाँ पे जिस डायरेक्शन में प्रेशर कम है उसी डायरेक्शन में फ्लूइड भी फ्लो कर रहा है। तो इस सेक्शन में क्या होता है, 1 से 2 में लॉस बहुत कम होता है, फ्रिक्शन लॉस जो होता है वो बहुत कम होता है। लेकिन अगर तुम 2 और 3 के बीच कंपेयर करो तो P2 यहां पे क्या है, प्रेशर कम है और वेलोसिटी ज्यादा है, लेकिन अगर 3 पे कंपेयर करोगे 2 से तो यहां पे फिर से क्या होगा, P3 प्रेशर जो है वो बढ़ जाएगा और वेलोसिटी है वो कम हो जाएगा, क्योंकि फिर से वही बर्नौली इक्वेशन लगेगा, क्योंकि यहाँ पे एरिया ज्यादा तो वेलोसिटी कम, और जब वेलोसिटी कम तो प्रेशर ज्यादा। तो 2 से 3 में मतलब डाइवर्जिंग सेक्शन में क्या हो रहा है कि यहाँ पे प्रेशर ज्यादा, P3 ज्यादा और P2 कम, तो इसका मतलब लो प्रेशर से हाई प्रेशर की तरफ फ्लूइड फ्लो कर रहा है। मतलब फ्लूइड इज फ्लोइंग इन द डायरेक्शन ऑफ इंक्रीजिंग प्रेशर, मतलब एडवर्स प्रेशर ग्रेडियंट में फ्लूइड फ्लो हो रहा है। तो जब एडवर्स प्रेशर ग्रेडियंट में फ्लूइड फ्लो होगा, उस तरफ प्रेशर ज्यादा इधर प्रेशर कम, तो फ्लूइड का टेंडेंसी होगा क्या, क्योंकि यहां के बाद तो जेट बनेगा, तो फ्लूइड का टेंडेंसी होगा स्वर्लिंग मोशन का, वेव फॉर्मेशन का, पीछे जाने का टेंडेंसी होगा, क्योंकि प्रेशर है ना, आगे प्रेशर ज्यादा है, तो जब हाई स्पीड से जाएगा और आगे प्रेशर ज्यादा है तो क्या होगा कि फ्लूइड में इस
मतलब जो फ्लूइड जो सरफेस पे फ्लूइड होगा, मतलब सरकमफ्रेंस पे, जेट के सरकमफ्रेंस पे जो फ्लूइड होगा उसका टेंडेंसी होगा बैक फ्लो होने का, बैक फ्लो होने का। तो अगर ये एंगल जो है डाइवर्जिंग सेक्शन के एंगल को और बड़ा कर दोगे तो ये टेंडेंसी और बढ़ जाएगा, क्योंकि ये जेट जो है ना वो पूरी तरह से इस डाइवर्जिंग सेक्शन के मटेरियल को छोड़ देगा। ये जेट जो है ना उसको छोड़ देगा अगर मान लो ये एंगल बड़ा हो जाता तो जब इसको छोड़ देगा तो स्वर्लिंग मोशन और ज्यादा हो जाएगा, और जब स्वर्लिंग मोशन ज्यादा हो जाएगा तो यहाँ पे प्रेशर ड्रॉप ज्यादा हो जाएगा। तो इसीलिए क्या करते हैं कि डाइवर्जिंग सेक्शन का एंगल जो है ना वो हमेशा कन्वर्जिंग सेक्शन से कम रखते हैं, क्योंकि यहाँ पे डाइवर्जिंग सेक्शन में जो फ्लूइड फ्लो हो रहा है वो हो रहा है अगेंस्ट प्रेशर ग्रेडियंट इन द डायरेक्शन फ्रॉम लोअर प्रेशर टू हायर प्रेशर। इसीलिए इसको बड़ा ही स्मूथली बनाते हैं, ये एंगल को धीरे धीरे बढ़ाते हैं, जिससे कि ये जो फ्लूइड का जेट यहां से निकलेगा, यहां से फ्लूइड का जेट निकलेगा वो इसको छोड़ ना दे, इसको मतलब जो डाइवर्जिंग सेक्शन का जो मटेरियल है उसको छोड़ ना दे। अगर उसको छोड़ दिया ना तो यहाँ पे बहुत ज्यादा स्वर्लिंग मोशन हो जाएगा, इसको कहते हैं वेव फॉर्मेशन, और इसको एडीज भी कहते हैं। और इस कारण से क्या होगा कि प्रेशर ड्रॉप बहुत ज्यादा हो जाएगा। तो प्रेशर ड्रॉप को मिनिमाइज करने के लिए, इस प्रेशर ड्रॉप को मिनिमाइज करने के लिए, ये वेव फॉर्मेशन को कम करने के लिए, या इसको कह सकते हो कि बाउंड्री लेयर के सेपरेशन को बचाने के लिए, फॉर्म फ्रिक्शन को कम करने के लिए हम क्या करते हैं कि डाइवर्जिंग सेक्शन का जो एंगल है वो कम रखते हैं, जिससे कि एक स्मूथ जेट का फ्लो हो। और अगर आप सडनली बढ़ा दोगे तो सडन एक्सपेंशन होगा, और जब एक्सपेंशन होगा तो फ्लूइड बैक फ्लो उसका टेंडेंसी होगा, क्योंकि प्रेशर यहां पे ज्यादा है, तो इस कारण से प्रेशर ड्रॉप बढ़ सकता है। तो प्रेशर ड्रॉप को कम करने के लिए हम क्या करते हैं, इस एंगल को स्मूथ रखते हैं, कन्वर्जिंग सेक्शन के एंगल से कम रखते हैं। मुझे लगता है ये क्लियर हो गया। तो अब जो है, अब सवाल ये है कि भैया अब इसमें इस रोटामीटर से हम फ्लो कैसे मेजर करें। तो हम बताते हैं आपको कैसे मेजर करते हैं। आप कुछ नहीं करोगे, मैं फिर से ये फोटो बना देता हूं, जरा अच्छा लगेगा आपको। फिर से मैं रोटामीटर का फोटो ड्रॉ कर देता हूं। तो ये है तुम्हारा रोटामीटर, ये है ना। आप क्या करोगे, तो इस रोटामीटर से फ्लूइड फ्लो करेगा, तो जिस पाइपलाइन में फ्लो करेगा उसमें आप फिट कर दोगे कि मान लो कि ये पाइपलाइन है, मैं दूसरे कलर से ड्रॉ कर देता हूं, ये है पाइपलाइन, ये है पाइपलाइन। तो जो एक बड़ा पाइपलाइन है आप उसको काट दिए बीच से, और फिर यहां पे फ्लैंज लगा के जोड़ दिया एक वेंचुरी मीटर। तो इसका जो डायमीटर होगा ना वो पाइप के डायमीटर के बराबर होता है। वेंचुरी मीटर का जो डायमीटर होता है, मतलब यहाँ का डायमीटर और यहाँ का डायमीटर वो बराबर होता है, जिससे कि ये पाइपलाइन में फिट हो जाए। तो आप क्या करोगे, आप इसमें एक मैनोमीटर कनेक्ट कर दोगे, एक मैनोमीटर कनेक्ट करोगे इस तरफ से। एक तुम जो होगा इसका टैपिंग मैनोमीटर का तुम ले लोगे अपस्ट्रीम में, जहां पे एरिया जो है वो पाइप के एरिया के बराबर हो, और एक मैनोमीटर के टैपिंग ले लोगे आप थ्रोट पे, और यहां से एक मैनोमीटर कनेक्ट कर दोगे, यूट्यूब मैनोमीटर इस तरह से, इस तरह से आप एक यूट्यूब मैनोमीटर कनेक्ट कर दोगे। तो यहां पे हम जानते हैं, अभी मैंने बताया कि ये मान लो 0.1 है और ये 0.2 है। तो चूंकि 0.1 पे प्रेशर ज्यादा है, तो अगर मैनोमीटर के अंदर मान लो कोई लिक्विड है, मान लीजिए कि मरकरी ही है, तो मैनोमीटर के अंदर जो लिक्विड है ये डिप हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे प्रेशर ज्यादा है 0.1 पे, और 0.2 पे प्रेशर कम है, तो ये थोड़ा ऊपर रहेगा। तो बेसिकली आपको करना यही है कि ये डेल्टा एच जो होता है ये मेजर करना है, और इसी डेल्टा एच के बेसिस पे आप जो है इसका वेलोसिटी 0.2 पे फ्लूइड का निकाल सकते हैं। और जब आप फ्लूइड का वेलोसिटी निकाल लोगे तो क्या करोगे, आप उसका फ्लो रेट भी निकाल सकते हैं। तो आप कैसे निकालेंगे,
तो अब इसका डेरिवेशन करते हैं कि कैसे डिराइव करेंगे वेलोसिटी इक्वेशन किसी भी वेंचुरी मीटर के लिए, और कैसे निकालेंगे, कैसे डिराइव करेंगे डिस्चार्ज इक्वेशन। बहुत मजेदार कॉन्सेप्ट है, और देखो लास्ट तक देखना जरा इसको, एक बार में आपको समझ में आएगा और कभी नहीं भूलोगे ये कॉन्सेप्ट। ये जो डेरिवेशन मैं बताने जा रहा हूं, ये मैं जनरल वेंचुरी मीटर, चाहे वेंचुरी मीटर हॉरिजॉन्टल हो, चाहे इंक्लाइंड हो, चाहे कैसे भी हो, वर्टिकल हो, किसी भी तरह का वेंचुरी मीटर का अरेंजमेंट हो पाइपलाइन में, चाहे हॉरिजॉन्टल, इंक्लाइंड या वर्टिकल, सारे केस में वो अप्लाई होगा। तो मैं क्या कर रहा हूं, एक जनरल इक्वेशन डिराइव कर रहा हूं इंक्लाइंड मैनोमीटर, इंक्लाइंड वेंचुरी मीटर के लिए। ये मैंने फोटो बनाया है हॉरिजॉन्टल, लेकिन मैं डिराइव कर रहा हूं इंक्लाइंड के लिए। तो इस तरह का है तुम्हारा वेंचुरी मीटर जो इंक्लाइंड है। ये हो गया तुम्हारा, और फिर ये हो गया, और ये हो गया डाइवर्टिंग सेक्शन, राइट। तो आप क्या करोगे, आप एक, ये है 0.1 और ये है 0.2, तो आप क्या करोगे, एक यहां पे टैपिंग लगा दोगे मैनोमीटर का, और दूसरा टैपिंग तुम यहां लगा दोगे। तो इसको लगा दो, और इस दोनों पॉइंट को एक यू ट्यूब मैनोमीटर से जोड़ दो, इस तरह से। बढ़िया वाला फोटो मैंने बना दिया। यहां से यहां तक एक यूट्यूब मैनोमीटर कनेक्ट कर दो। तो आप देख रहे हो कि ये इंक्लाइंड है, इंक्लाइंड पे मैं ड्राइव कर रहा हूं। ये जनरल है, ये इंक्लिनेशन वाला इसमें भी लग जाएगा। देखो कैसे, तो क्या होगा यहाँ पे, ये अगर मरकरी है इसके अंदर, मैनोमीटर के अंदर, तो यहाँ पे डिप होगा। तो ये हो गया तुम्हारा मरकरी, और चूंकि 0.2 पे प्रेशर कम है, तो यहाँ पे ये ऊपर चला जाएगा। तो ये तुम्हारा जो है वो है डेल्टा एच हाइट, यहां से लेके यहां तक ये जो हाइट है वो है डेल्टा एच। मान लो कि जो लिक्विड फ्लो कर रहा है वेंचुरी मीटर के अंदर, ये वाला जो लिक्विड फ्लो कर रहा है, उसका डेंसिटी मान लो रो। तो रो क्या है, रो है तुम्हारा डेंसिटी ऑफ लिक्विड या फ्लूइड, जो लिखना चाहो आप, लिक्विड फ्लोइंग थ्रू वेंचुरी मीटर, थ्रू वेंचुरी मीटर। इसको आप वर्किंग लिक्विड भी कह सकते हैं, या वर्किंग फ्लूइड भी कह सकते हैं। और जो लिक्विड इसके अंदर है, ये वाला, उसका डेंसिटी तुम मान लो रो एम। तो रो एम है तुम्हारा क्या, डेंसिटी ऑफ लिक्विड इन मैनोमीटर, डेंसिटी ऑफ लिक्विड इन मैनोमीटर। ये मरकरी हो सकता है, या कोई भी लिक्विड, हेवियर लिक्विड हो सकता है, जो आप नॉर्मली मैनोमीटर में यूज करते हैं। ये हो गया रो एम, ठीक है। मान लो कि इस पॉइंट का, 0.1 का, जो 0.1 आपने माना है, इस पॉइंट का एलिवेशन, एलिवेशन मतलब ग्राउंड से हाइट, मान लीजिए है ये Z1, Z1, ये ग्राउंड से हाइट है। तो नीचे तक ड्रॉ नहीं कर सकते, तो यहीं तक कर रहे हैं समझाने के लिए। और इस पॉइंट का मान लो कि जो हाइट है ग्राउंड से वो है Z2, Z2 नीचे तक है, ये ग्राउंड से है, तो यहां तक ही दिखाए हैं, ठीक है। अब क्या करना है आपको, आपको करना है इस वेंचुरी मीटर का वेलोसिटी का इक्वेशन ड्राइव करना है। देखो कितना मजेदार है। तो आप क्या करो, 1 और 2 के बीच बर्नौली इक्वेशन लिखो, बर्नौली इक्वेशन। बर्नौली इक्वेशन अगर आप इस दोनों के बीच लिखोगे, तो ये हो जाएगा P1 बाई रो जी प्लस U1 स्क्वायर बाई 2G प्लस Z1। कंफ्यूज मत होना, कभी मैं G यहां मल्टीप्लाई कर देता हूं, यहां नहीं लिखता हूं, और अभी मैंने G यहां लिख दिया है, यहां मल्टीप्लाई नहीं किया है। तो ये है पर यूनिट वेट, और अगर G को यहां मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये हो जाएगा बर्नौली इक्वेशन पर यूनिट मास। तो ये बर्नौली इक्वेशन पर यूनिट वेट वाला है, कोई भी लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता है। P2 बाई रो जी प्लस U2 स्क्वायर बाई 2G प्लस Z2। U1 U2 है वेलोसिटी
0.1 पे और 0.2 पे। Z1 Z2 जो है वो है एलिवेशन 0.1 पे और 0.2 पे। तो यहां से आप लिख सकते हैं ना कि P1 बाई रो जी प्लस Z1 माइनस P2 बाई रो जी प्लस Z2 इक्वल टू U2 स्क्वायर माइनस U1 स्क्वायर बाई 2G। ये मैंने कैसे किया? ये मैंने क्या किया कि P1 बाई रो जी प्लस Z1 को एक साथ लिख दिया, फिर इस तरफ वाला जो P2 बाई रो जी प्लस Z2 दोनों को एक साथ लिख के और इस तरफ ट्रांसफर कर दिया, तो इस तरफ प्लस है, इस तरफ माइनस हो गया, और इस तरफ U2 स्क्वायर बाई 2G ऑलरेडी है, इस U1 स्क्वायर बाई 2G को उस तरफ कर दिया। ठीक है, अब जो है अब हम लगाएंगे कंटिन्यूटी इक्वेशन, इसको कह लीजिए आप इक्वेशन नंबर 1, और अब लिखिए कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन। कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन, कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन पे भी मैंने वीडियो बनाया है जो सिंपल मास बैलेंस इक्वेशन है। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है और अगर आपको समझना है कि कंटिन्यूटी इक्वेशन कैसे ड्राइव करते हैं, मैंने बहुत बढ़िया से 3D में ड्राइव किया है, बहुत सिंपल तरीके से, तो उसको देखना अगर आपका इंटरेस्ट हो तो कंटिन्यूटी इक्वेशन क्या होता है? सिंपल मास बैलेंस इक्वेशन होता है। ये होता है A1 U1 इक्वल टू A2 U2, क्योंकि रो जो है वो कांस्टेंट है, क्योंकि इसके अंदर जो है वाटर फ्लो कर रहा है, वाटर इनकम्प्रेसिबल मान रहे हैं, जो लिक्विड फ्लो कर रहा है, तो ये जो डेरिवेशन है वो इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड के लिए है। तो जब रो कांस्टेंट है तो रो 1 A1 U1 इक्वल टू रो 2 A2 U2 लिखने का मतलब नहीं है, तो A1 U1 इक्वल टू A2 U2। तो यहां से आप क्या करो, आप निकाल लो U1 क्या हो जाएगा A2 बाई A1 इंटू U2, है ना, इसको कह लो आप इक्वेशन नंबर 2। अब ये वाला जो U1 है इक्वेशन 2 में, इसको इक्वेशन 1 में पुट कर दो, तो आप इक्वेशन 1 को कैसे लिख सकते हैं? आप इसको फिर से लिख सकते हैं P1 बाई रो जी प्लस Z1 माइनस P2 बाई रो जी प्लस Z2, और इस तरफ क्या हो जाएगा U2 ऐसे ही रहेगा U2 स्क्वायर, और U1 की जगह पे क्या लिखोगे आप A2 बाई A1 इंटू U2, तो ये हो गया A2 बाई A1 स्क्वायर U2 स्क्वायर बाई 2G। हो गया ना? अब जरा ध्यान से देखिए, इस बड़ा इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है, ये कॉन्सेप्ट हर जगह नहीं मिलेगा आपको, बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है। अब सवाल यह है कि हमने इन दोनों को साथ में क्यों लिखा? क्यों लिखा हमने प्रेशर और एलिवेशन को साथ में? क्योंकि हम इसको कहते हैं, ये जो दोनों एक साथ हमने लिख दिया, इसको हम कहते हैं पीजोमेट्रिक प्रेशर हेड। मतलब किसी भी पॉइंट पे जो प्रेशर का हेड है और जो एलिवेशन का हेड है, पोटेंशियल एनर्जी वाला, उस दोनों को अगर ऐड कर दोगे, जोड़ दोगे, तो उस हेड को कहते हैं पीजोमेट्रिक हेड। तो ये जो है पीजोमेट्रिक हेड, वो है इस पॉइंट पे प्रेशर का और एलिवेशन का दोनों को ऐड कर दिया आप, तो ये हो गया। तो इसको आप कह सकते हैं H1 स्टार, H1 स्टार से लिख दीजिए, अच्छा लगता है इसीलिए। और ये भी हो गया पीजोमेट्रिक हेड एट पॉइंट 2, इसको आप कह लीजिए H2 स्टार। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि ये हो गया H1 स्टार माइनस H2 स्टार इक्वल टू दिस, तो लिख दीजिए इक्वल टू H1 स्टार माइनस H2 स्टार। तो अब देखिए, अब यहां से अगर U2 को इसी तरफ रखिए और 2G को उस तरफ मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो इस इक्वेशन को आप लिख सकते हैं U2 स्क्वायर माइनस U1 स्क्वायर इक्वल टू 2G H1 स्टार माइनस H2 स्टार। और एक चीज है यहां पे, क्योंकि U1 स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई है आपका A2 बाई A1 का, ठीक, फिर से लिख देता हूं मैं इसको, थोड़ा गड़बड़ हो गया, बेटर है इसको मैं कहीं और लिख देता हूं, यहीं पे लिख देता हूं, यहीं पे। तो ये हो जाएगा U2 स्क्वायर कॉमन ले लो, तो 1 माइनस A2 बाई A1 का होल स्क्वायर, और इधर हो जाएगा आपका H1 स्टार माइनस H2 स्टार इंटू 2G मल्टीप्लाई हो गया। तो यहां से इससे आप आराम से लिख सकते हैं U2 इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 2G H1 स्टार
माइनस H2 स्टार डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस A2 अपॉन A1 होल स्क्वायर। तो ये जो है आपका हो गया वेलोसिटी एट सेक्शन 2 इन टर्म्स ऑफ पीजोमेट्रिक हेड। पीजोमेट्रिक हेड क्या हुआ? प्रेशर हेड प्लस एलिवेशन हेड। इसको आप कह लीजिए इक्वेशन नंबर 3। अब जो सबसे बड़ा सवाल है वो ये है कि हमने तो पीजोमेट्रिक हेड के टर्म में निकाल लिया, लेकिन पीजोमेट्रिक हेड को डेल्टा एच के टर्म में कैसे लिखें? तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इस मैनोमीटर का बैलेंस इक्वेशन लिख देंगे। अब देखो, सीखो इसको, एक बार सीख लिए ना तो ये जो इक्वेशन है वो हर जगह कहीं भी किसी भी तरह का मैनोमेट्रिक प्रॉब्लम हो, अगर एक बार तुम मैनोमीटर के बैलेंस का इक्वेशन लिखना सीख गए तो तुम इस कोई भी प्रॉब्लम, चाहे ऑरिफिस, वेंचुरी, पिटोट, सिंगल ट्यूब मैनोमीटर, इन्वर्टेड यू ट्यूब मैनोमीटर, कोई भी प्रॉब्लम मैनोमीटर का होगा, चुटकी में सॉल्व कर दोगे। देखो अब कैसे हम करते हैं। इसमें हम क्या कर रहे हैं, इस मैनोमीटर में इस पॉइंट को ले रहे हैं रेफरेंस। क्यों ले रहे हैं रेफरेंस? क्योंकि इसमें जो लिक्विड का लेवल है वो इस पॉइंट तक मरकरी का लेवल है, इसके ऊपर नहीं है। और इसके बाद मतलब ये रेफरेंस लेवल हम इसलिए ले रहे हैं क्योंकि इस पॉइंट के नीचे भी मरकरी है, इधर भी मरकरी है और इधर भी मरकरी है। तो प्रेशर जो इस पॉइंट पे होगा वही प्रेशर इस पॉइंट पे होगा, और ये प्रेशर हम बैलेंस कर देंगे तो ये हम मैनोमेट्रिक इक्वेशन को बैलेंस कर देंगे। तो कभी भी जो हम रेफरेंस लेते हैं ना मैनोमीटर में, वो इसी तरह से लेते हैं जिससे कि हम सिंपल तरीके से, सिंप्लीफाइड वे में हम एक बैलेंस लिख सके, प्रेशर को बैलेंस कर सके दोनों आर्म में, लेफ्ट आर्म में भी और राइट आर्म में भी। तो इसीलिए हम जानबूझ के यहां पे ले रहे हैं क्योंकि यहां तक लेवल है और इसके नीचे जो लेवल है दोनों में बराबर है, इसीलिए इसके नीचे का प्रेशर तो दोनों में बराबर हो गया। ऊपर ही एक डिफरेंस है ना, इसमें डेल्टा एच ज्यादा हाइट है यहां से, इसीलिए हम इसको लिए हैं क्योंकि इसके नीचे प्रेशर बराबर है दोनों आर्म में, लेकिन ऊपर अलग है, इसलिए हम इसको लिए हैं रेफरेंस पॉइंट। तो इस रेफरेंस पॉइंट के अराउंड हम प्रेशर बैलेंस करेंगे दोनों आर्म में। ये सीखना जरा कैसे लिखते हैं इक्वेशन, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम पहले लेफ्ट आर्म में इक्वेशन लिख रहे हैं। तो प्रेशर क्या है इस पॉइंट पे? इस पॉइंट पे जो प्रेशर होगा वो होगा प्रेशर एट दिस पॉइंट P1 प्लस ये जो लिक्विड का तुम्हारा हाइट है यहां से लेके यहां तक, ये वाला हाइट, इस कारण से जो प्रेशर होगा वही तो होगा इस पॉइंट पे प्रेशर P1 प्लस प्रेशर ड्यू टू दिस हाइट। तो ये यहां से यहां तक क्या है, वाटर ही है, जो लिक्विड इसमें फ्लो कर रहा है, इसका डेंसिटी रो है, तो रो जी, और ये हाइट, तो ये हाइट कितना है, ये हाइट हमको नहीं पता है, लेकिन हमको क्या पता है, हमको इस पॉइंट का हाइट जमीन से पता है ना, ग्राउंड से पता है। तो ये हाइट अगर हम माइनस कर दें ग्राउंड से तो निकल जाएगा ना ये हाइट। अगर Z1 में से आप अगर ये हाइट, इस रेफरेंस लेवल का हाइट मान लो Z0 है ग्राउंड से, वो अगर माइनस कर लो तो ये हाइट निकलेगा ना। तो मान लो कि ग्राउंड से इस रेफरेंस लेवल का जो हाइट है वो है Z0, तो ये क्या हो जाएगा, ये हाइट क्या हो जाएगा, Z1 माइनस Z0, तो ये हो गया Z1 माइनस Z0। ये हो गया प्रेशर एट दिस पॉइंट, और ये किसको बैलेंस करेगा, प्रेशर एट दिस पॉइंट इन दिस आर्म। तो ये क्या होगा, तो ये होगा तुम्हारा इस पॉइंट पे जो प्रेशर होगा वो होगा P2 प्लस प्रेशर ड्यू टू दिस हाइट, यहां से लेके यहां तक का हाइट के कारण जो प्रेशर होगा। तो इसमें देखो ये हाइट कैसे निकलेगा, पूरा हाइट में से तुम ये हाइट माइनस कर दोगे तो निकल जाएगा ना, तो वही कर रहे हैं हम। और फिर यहां तो ये हाइट निकालना है तुमको, यहां तक तुम्हारा वही लिक्विड है जो इसके अंदर फ्लो कर रहा है, उसका डेंसिटी रो है, और यहां जो है यहां से यहां तक डेल्टा एच हाइट के लिए उसका डेंसिटी रो एम है। तो यहां पे दो लिक्विड है यहां से लेके यहां तक में, तो दोनों को आप कंसीडर करोगे एक एक करके। तो पहले ये हाइट के कारण ये रो, तो ये रो जी, तो ये हाइट कितना होगा भाई, यहां से लेके यहां तक का हाइट कितना होगा, क्योंकि यहां तक का हाइट, इस पॉइंट का हाइट ग्राउंड से है Z2, तो Z2 माइनस
इतना हाइट आपको माइनस करना पड़ेगा। तो ये हाइट कितना है, इसके नीचे जो है ये हाइट कितना है, तो मान लो कि ये है Z0 यहां से, तो ये भी होगा Z0 यहां तक, तो माइनस Z0 कर दो, तो ये हाइट माइनस हो गया, इतना और माइनस करना पड़ेगा, तो ये हाइट कितना है, ये है माइनस डेल्टा एच। तो ये तुम्हारा हो गया इतना तक, है ना, प्लस तो ये तुम्हारा प्रेशर ये वाला हो गया, ये जो टर्म हो गया ना वो हो गया प्रेशर ड्यू टू दिस हाइट रो जी, क्योंकि यहां से वहां तक वही लिक्विड है जो इसमें फ्लो कर रहा है, इनटू Z2 जो पूरा था माइनस Z0, तो ये इतना हो गया, अब माइनस डेल्टा एच कर दिए तो इतना हो गया, ये वाला हाइट हो गया, ये चीज, और प्लस ये हाइट के कारण, तो ये क्या है रो एम इंटू जी इंटू डेल्टा एच। ये अगर समझ में आ गया ये वाला इक्वेशन, तो मैनोमीटर का कोई भी सवाल आपसे छूटने वाला नहीं है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके लिए हमने रेफरेंस ले लिया और इस पॉइंट पे प्रेशर बराबर कर दिया। तो अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो देखोगे कि दोनों तरफ जो है वो Z0, देखो माइनस रो जी Z0 इस तरफ भी है और इस तरफ भी है माइनस रो जी Z0, तो ये दोनों हो जाएगा कैंसिल, तो बच क्या जाएगा P1 प्लस रो जी Z1 इक्वल टू P2 प्लस रो जी Z2 माइनस रो जी डेल्टा एच प्लस रो एम जी डेल्टा एच। अब अगर रो जी से डिवाइड कर दो पूरा थ्रू आउट, तो क्या हो जाएगा P1 बाई रो जी प्लस Z1 और इक्वल टू P2 बाई रो जी प्लस Z2, और यहां पे जो आपका हो जाएगा जब आप रो जी से डिवाइड करोगे तो ये तुम्हारा हो जाएगा माइनस डेल्टा एच और प्लस रो एम बाई रो इंटू डेल्टा एच। अगर इस दोनों टर्म को तुम इस तरफ ले आओ तो ये क्या हो जाएगा, ये तुम्हारा सिंपली हो जाएगा P1 बाई रो जी प्लस Z1 माइनस P2 बाई रो जी प्लस Z2, और इस तरफ जो तुम्हारा बच जाएगा वो बच जाएगा यही दोनों टर्म, तो ये क्या है रो एम बाई रो माइनस 1 इंटू डेल्टा एच, क्योंकि डेल्टा एच जो है वो दोनों में कॉमन है। अब देखो ये जो है P1 बाई रो जी प्लस Z1 ये है तुम्हारा H1 स्टार, यही तो लिखा था मैंने H1 स्टार, और ये जो तुम्हारा है वो H2 स्टार, तो ये तुम्हारा हो गया H1 स्टार माइनस H2 स्टार का वैल्यू। तो यहां से आपने क्या निकाला, यहां से आपने निकाला H1 स्टार माइनस H2 स्टार इक्वल टू रो एम बाई रो माइनस 1 इंटू डेल्टा एच। यही है रामबाण, ये जो रामबाण है यही है आपका मेन इक्वेशन। अब इसी को तुम H1 स्टार माइनस H2 स्टार जो तुम निकाले हो इसको कह दो इक्वेशन नंबर 4, और यहां से उठा के ये वैल्यू पिजोमेट्रिक हेड का डिफरेंस इसमें डाल दो इक्वेशन 3 में, और फिर लिख दो फ्रॉम 3 and 4, और देखो तुम्हारा इक्वेशन आ गया। तो अब अगर तुम 3 और 4 को मिला के 4 से जो तुम वैल्यू निकाले हो अगर तुम 3 में पुट कर दोगे तो क्या हो जाएगा, फ्रॉम 3 and 4 you can write equation 3 like this, u2 is equal to square root 2g, और H1 स्टार माइनस H2 स्टार का वैल्यू निकाल दिया भाई साहब ने, रो एम बाई रो माइनस 1 डेल्टा एच अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस A2 बाई A1 का होल स्क्वायर। इसमें क्या करिए आप कि ये जो A1 है इसको ऊपर ट्रांसफर कर दीजिए, थोड़ा अच्छा लगेगा, तो A1 स्क्वायर रूट 2g H1 सॉरी, तो ये हो जाएगा तुम्हारा, यहीं पे लिखता हूं, तो ये हो जाएगा U2 इक्वल टू स्क्वायर रूट 2g रो एम बाई रो माइनस 1 डेल्टा एच, और यहाँ पे A1 हो जाएगा मल्टीप्लाई और नीचे हो जाएगा तुम्हारा स्क्वायर रूट ऑफ A1 स्क्वायर माइनस
A2 स्क्वायर। तो ये तुम्हारा जो वेलोसिटी निकला है U2, ये निकला है वेलोसिटी थ्रोट पे, है ना। अब अगर इसमें तुम A2 मल्टीप्लाई कर दोगे तो A2 इंटू U2 क्या होता है, A होता है एरिया मीटर स्क्वायर और U होता है वेलोसिटी मीटर पर सेकंड। सो मीटर स्क्वायर इंटू मीटर पर सेकंड इज मीटर क्यूब पर सेकंड। तो तुम्हारा डिस्चार्ज निकल जाएगा। तो अगर इसमें तुम A2 मल्टीप्लाई कर दोगे तो Q निकलेगा और उसको कहते हैं हम Q थ्योरेटिकल, क्योंकि आप थ्योरी से निकाले हैं, है ना, आप बर्नौली इक्वेशन से निकाले हैं, तो उसको कहते हैं Q थ्योरेटिकल। ये क्या हो जाएगा A2 U2, तो U2 आपने निकाल लिया है, A2 मल्टीप्लाई कर दीजिए यहाँ पे, जो तुम्हारा फाइनल इक्वेशन आएगा थ्योरेटिकल का वो आएगा A1 A2 स्क्वायर रूट ऑफ 2G रो m बाई रो माइनस 1 डेल्टा H अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ A1 स्क्वायर माइनस A2 स्क्वायर। यही है तुम्हारा फाइनल इक्वेशन Q थ्योरेटिकल का। लेकिन इस इक्वेशन को डिराइव करने में तुमने बर्नौली इक्वेशन को यूज किया है, और वो भी वो वाला बर्नौली इक्वेशन जो आइडियल फ्लूइड के लिए डिराइव किया गया था, आइडियल फ्लो के लिए ड्राइव किया गया था, नॉन विस्कस फ्लो के लिए ड्राइव किया गया था, जिसमें तुमने कोई लॉस माना ही नहीं था। तुमने माना था कि जो फ्लो है वो नॉन विस्कस है, उसमें कोई विस्कोसिटी नहीं है, विस्कोसिटी इक्वल टू 0। लेकिन तो अगर तुम इसको तुम रियल फ्लूइड के लिए करोगे तो जो एक्चुअल वैल्यू होगा Q एक्चुअल, उसके लिए तुमको क्या करना पड़ेगा, इसको करेक्ट करना पड़ेगा, इसमें एक कोफिशिएंट लगाना पड़ेगा, तो उसको हम कहते हैं कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज। तो Q एक्चुअल जो होता है कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज इनटू Q थ्योरेटिकल। अब ये CD आता क्यों है, करेक्ट क्यों करना होता है, क्योंकि हमने जो डिराइव किया है जो डिस्चार्ज का इक्वेशन वो बर्नौली इक्वेशन से डिराइव किया है, और वो भी कौन सा वाला बर्नौली इक्वेशन, जो आइडियल फ्लो के लिए होता है, आइडियल फ्लूइड के लिए होता है, नॉन विस्कस, विस्कोसिटी आप मानते ही नहीं है, इस कारण से कोई लॉस नहीं मानते हैं आप, कोई विस्कस डिसिपेशन नहीं मानते हैं आप, कोई एनर्जी का लॉस नहीं मानते हैं, तो उस समय उससे जो निकलेगा जो डिस्चार्ज वो मैक्सिमम डिस्चार्ज हो सकता है, वो उससे ज्यादा फ्लो नहीं हो सकता है, वो थ्योरेटिकल वैल्यू है, क्योंकि आपने आइडियल कंडीशन में निकाला है, उसको कहते हैं थ्योरेटिकल डिस्चार्ज। लेकिन एक्चुअल डिस्चार्ज जो होगा वो रियल फ्लूइड का निकलता है, जिसमें फ्रिक्शन भी होता है, जिसमें लॉस भी होता है, तो एक्चुअल डिस्चार्ज हमेशा थ्योरेटिकल डिस्चार्ज से कम होता है, तो इसीलिए आप एक डिस्चार्ज कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करते हैं यहाँ पे, तो ये जो CD है उसको कहते हैं कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज। और इसका जो वैल्यू होता है ऑरिफिस मीटर के लिए, तो CD फॉर ऑरिफिस वेंचुरी मीटर के लिए उसका वैल्यू जो होता है वो होता है अप्रोक्सीमेटली 0.95 से लेके 0.99 तक। तो ये जो वैल्यू है ये आपको प्रॉब्लम में दिया रहेगा, तो ये वैल्यू आप यहां से पुट कर दोगे और फिर आप एक्चुअल डिस्चार्ज निकाल लोगे। तो ये जो इक्वेशन हमने डिराइव किया है Q का चाहे U2 का, ये भी, इसको भी आप बक्सा में बंद कर लीजिए। ये जो है देखिए इंक्लाइंड मैनोमीटर के लिए, तो ये डिराइव मैंने इंक्लाइंड के लिए किया है, लेकिन ये हर जगह लगेगा, चाहे ये हॉरिजॉन्टल तुम्हारा वेंचुरी मीटर हो, चाहे इंक्लाइंड हो, चाहे वर्टिकल हो, किसी भी तरह का वेंचुरी मीटर होगा तो तुम इसको आराम से लगा सकते हो। तो तुम्हारा जो फाइनल रामबाण इक्वेशन है वो ये दोनों है, तो तुमको याद नहीं करना है, तुमको डायरेक्ट इस इक्वेशन में तुम देखोगे तो डेल्टा H जो तुम एक्सपेरिमेंट से मेजर कर सकते हो, अगर तुम मैनोमीटर लगा दोगे इस दोनों पॉइंट के बीच तो तुम मेजर कर सकते हो, है ना, उसके टर्म में निकला है, उसका एलिवेशन कितना है, कितना एंगल है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि 0.1 का एलिवेशन कितना है, 0.2 का एलिवेशन कितना है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसको सिर्फ इस डेल्टा H से फर्क पड़ता है जो आप एक्सपेरिमेंटली निकाल सकते हैं। तो जब आप एक्सपेरिमेंट करते हैं किसी वेंचुरी मीटर में तो एक मैनोमीटर लगाते हैं और उसका डेल्टा H निकालते हैं और उस डेल्टा H को रीड करके आप इस इक्वेशन में सेट कर देते हैं और फिर निकाल लेते हैं। तो जब भी आपको इसका कैलकुलेशन करना होगा तो A1 A2 सब पता होगा,
क्योंकि पाइप का डायमीटर पता होगा आपको, थ्रोट का डायमीटर पता होगा, डेंसिटी जो फ्लूइड फ्लो कर रहा है उसका पता होगा, रो एम पता होगा जो मैनोमीटर के अंदर है, और डेल्टा एच निकाल लोगे, आप ये सब कर लोगे। तो ये जो CD का जो वैल्यू है, डिस्चार्ज कोफिशिएंट का वैल्यू, ये निकलता है कैलिब्रेशन से। आप बार बार क्या करते हैं, एक्सपेरिमेंट करते हैं, और एक्सपेरिमेंट करके क्या करते हैं, आप एक्चुअल डिस्चार्ज निकालते हैं, और थ्योरेटिकल डिस्चार्ज आप इस फॉर्मूला से निकालते हैं, डेरिवेशन से निकालते हैं, और इस दोनों का रेशियो एक्चुअल बटा थ्योरेटिकल निकाल के आप CD निकाल लेते हैं। तो जो डिस्चार्ज कोफिशिएंट होता है वो हमेशा होता है Q एक्चुअल बाय Q थ्योरेटिकल। तो इसी से आप क्या करते हैं, आप निकालते हैं डिस्चार्ज कोफिशिएंट। आप 10 बार 12 बार एक्सपेरिमेंट करोगे और डिस्चार्ज कोफिशिएंट निकाल लोगे, फिर जो एक्चुअल निकलेगा, थ्योरेटिकल जो निकलेगा, सॉरी, जो थ्योरेटिकल निकलेगा फॉर्मूला से, उसमें आप CD मल्टीप्लाई करके एक्चुअल निकाल सकते हैं, है ना। तो इसका कैसे करते हैं एक्सपेरिमेंट, आप क्या करोगे, एक वेंचुरीमीटर से फ्लूइड फ्लो कराओगे, और यहां से क्या करोगे, यहां से मान लो कि आपने एक वॉल्व लगा दिया नीचे, और आपने उस पानी को कलेक्ट करना स्टार्ट किया किसी कंटेनर में, और फिर आप क्या करोगे, उस कंटेनर में कितना पानी आया एक फिक्स टाइम में, मान लो कि 10 सेकंड में इतना पानी आया, तो उससे क्या हो गया, आपको निकल जाएगा कि 10 सेकंड में इतना पानी आया, इतना वॉल्यूम आया, तो इतना मीटर क्यों आ गया, तो मतलब 10 सेकंड में इतना फ्लो इससे एक्चुअल हुआ। उसी तरह से आप 20 सेकंड में, 30 सेकंड में करके एक Q का वैल्यू निकालोगे, अलग अलग Q का वैल्यू एक्चुअल, है ना, और फिर Q का वैल्यू थ्योरेटिकल निकालोगे, और उस दोनों का रेशियो लेके डिस्चार्ज कोफिशिएंट निकालोगे। तो यही था आपका कॉन्सेप्ट आज का वेंचुरी मीटर का। अगर आपको ये सब पसंद आया, ये डेरिवेशन समझ में आ गया, कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, क्लास में मजा आया, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करो और इस वीडियो को शेयर भी करो।